और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। देहरादून के सहसपुर में है फैक्ट्री। ग्रीन हर्बल कंपनी में गड़बड़ झाला हो रहा था। कैंसर से लेकर कई बीमारियों की बन रही थी नकली दवाई। गोपनीय सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस अब रिकॉर्ड को खंगाल रही है। कुछ अरेस्टिंग भी हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर। तो नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। ग्रीन हर्बल कंपनी में गड़बड़ झाला पाया गया है। पुलिस अब पूरे रिकॉर्ड को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कैंसर की नकली दवाई यहां पर बनाई जा रही थी। नकली दवा की ये फैक्ट्री सहसपुर में है, जिस पर छापेमार कार्रवाई की गई है और गोपनीय सूचना के आधार पर यह बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया। तो ग्रीन हर्बल कंपनी में गड़बड़ झाला हो रहा था। एडिटर उत्तराखंड अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। अनुपम जी, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि गोपनीय सूचना के आधार पर बड़ा एक्शन लिया गया। कैंसर की नकली दवाई बनाई जा रही थी। हाँ बिल्कुल शीनम, देखिए क्योंकि यहाँ पूरा जो फैक्ट्री का लाइसेंस था वो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने के नाम पे दिया गया था। और जब ये सूचना मिली, गुप्त सूचना पे काम हुआ कि वहां पर हर्बल प्रोडक्ट्स के अलावा कई नकली दवाइयों पे भी काम चल रहा है। और जब आज वहां रेड मारी तो ये बात सही मानी गई है और पुलिस सूत्रों से जो जानकारी आ रही है, फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। देखिए, नकली दवाइयां बनाने का जो मामला है वो उत्तराखंड में वैसे भी काफी गंभीर है। ऐसे मामले पहले भी उधम सिंह नगर जिले में कुछ दवाई की तथाकथित फैक्ट्रियों में मिल चुके हैं और हरिद्वार जिला इस मामले में कुख्यात रहा है। वहाँ के रूरल इलाके में जो दवाइयों की दुकानें हैं वहां से कई ऐसी बड़ी खेपें पकड़ी जा चुकी हैं और कई लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं पहले भी। अब इस तरीके का मामले देहरादून जिले के भी ये इंडस्ट्रियल एरिया में जाना ये अपने आप में गंभीर है। और फिलहाल जो सूचना है वो यही है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर जारी है। शीनम, ठीक है अनुपम जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष आज देहरादून के दौरे पर रहेंगे, जहां पर निकाय चुनाव तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और बैठक में नगर निगम प्रभारी, जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। राज्य में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं। देरी है महज ओबीसी आरक्षण तय किए जाने को लेकर, जिसने नगर निगम मेयर जैसे पदों पर दावेदारों की सांसें अटकाई हुई हैं। सरकार अगर ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए बनाए गए आयोग की सिफारिश मानती है, जिसकी संभावना भी है, तो कैसी होगी नगर निगम समेत निकायों की तस्वीर? एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 45 नगर पालिकाएं और 46 नगर पंचायत हैं। एकल सदस्यीय आयोग ने जनसंख्या के आधार पर सभी में ओबीसी आरक्षण तय किया है। बात अगर सिर्फ नगर निगमों की करें तो आयोग ने ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 सीट रिजर्व की है। इसके अलावा 33% आरक्षण के हिसाब से 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जबकि अभी तक एससी ओबीसी के लिए 1-1 सीट और महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व थी। रिपोर्ट के मुताबिक काशीपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 38% ओबीसी पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पर रुड़की नगर निगम है, जहां 36% ओबीसी हैं। तीसरे नंबर पर हरिद्वार नगर निगम है, जहां करीब 21% ओबीसी आबादी है। ठीक इसी तरह से श्रीनगर नगर निगम में सबसे ज्यादा 17% एससी पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पर 16% रुद्रपुर में और तीसरे नंबर पर रुड़की नगर निगम है, जहां 15% एससी पॉपुलेशन है। कि हमारे यहाँ महिलाओं का आरक्षण है पंचायतों में और प्योर यूबल बीज में भी, अर्बन लोकल बॉडीज में वो 50% है, लेकिन वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। एक प्रकार से उसे कह सकते हैं आप रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एससी की कहीं 10 सीटें आरक्षित है टोटल, तो उसमें से 5 सीटें फिर एससी महिला को होगी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से नगर निगम में मेयर पद आरक्षित हो सकते हैं। वर्तमान में रुद्रपुर नगर निगम एससी, काशीपुर नगर निगम ओबीसी,
हरिद्वार, कोटद्वार और ऋषिकेश नगर निगम में मेयर सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब ये रोटेशन घूम सकता है। नए समीकरणों के तहत अब सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन वाली श्रीनगर नगर निगम या फिर अल्मोड़ा, दोनों में से कोई एक सीट एससी के लिए आरक्षित हो सकती है। काशीपुर के बजाय अब दूसरे और तीसरे नंबर की ओबीसी पॉपुलेशन वाले रुड़की और हरिद्वार सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो सकती है। हल्द्वानी नगर निगम सीट महिला आरक्षित हो सकती है। देहरादून, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, कोटद्वार, पिथौरागढ़ और काशीपुर नगर निगम में महिला या फिर सामान्य सीट हो सकती है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 सीटें आएंगी जो मानक आ रहे हैं, और उसी रेशियो में हम देखते हैं तो 3 सीटें इसमें महिलाओं के लिए आएंगी। तो 6 सीट का आरक्षण तो 11 में अभी के जो मोटा मोटा हम लोगों ने जानकारी ली है, जो कागज देखे हैं, उसमें लगता है कि 6 सीट शायद आरक्षित होंगी, 7 भी हो सकती हैं। जहां तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण अब ये रोटेट करेंगे। इसी तरह 45 नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष पद की 6 सीटें एससी, 1 सीट एसटी और 13 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होने जा रही हैं। कुल मिलाकर अब सबकी नजरें इसी आरक्षण पर है, जिस पर बने सस्पेंस से सरकार किसी भी वक्त पर्दा उठा सकती है। इसी के साथ नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक कई दावेदारों का भविष्य भी तय हो जाएगा। देहरादून से सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18। और चलिए सीधी तस्वीर आपको अब दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीर। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। ये पूरा कार्यक्रम यहां पर आज रखा गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम अन्य गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद हैं और ये श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखी गई है। ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है खास अवसर पर। तो परिनिर्वाण दिवस है आज बाबा साहेब का, और लखनऊ से ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं और हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। तो लखनऊ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है आज, और इस मौके पर जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, वहाँ पर सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह आज मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर धरना देंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया है कि 3 महीने से मंत्री धन सिंह रावत मिलने का वक्त नहीं दे रहे। मंत्री और उनका स्टाफ बहानेबाजी कर रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य का हाल चौपट है, मंत्री विधायक को भी मिलने का वक्त नहीं दे रहे। प्रीतम सिंह ने कहा कि पहले घर के बाहर धरना दूंगा, फिर मंत्री का घेराव करूंगा, और तब भी बात नहीं सुनी तो सदन में ये मुद्दा उठाया जाएगा। मैं सांकेतिक रूप से मंत्री के आवास पर धरने पर बैठूंगा, और मंत्री की कार्य प्रणाली तब भी नहीं सुधरी तो मैं इनका घेराव करूंगा, और घेराव करने के बाद तब भी ये नहीं सुधरे
तो जो सत्र आएगा, सत्र में मैं जो है इनके जो विभागों की कार्य प्रणाली है, मंत्री की जो कार्य प्रणाली है, उसके विरोध में जो है सदन के अंदर अपनी बात रखूंगा। देहरादून पुलिस लाइन में बुधवार को कांग्रेस नेता पत्रकारों से भिड़ गए थे और हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खेद जताया और करण माहरा ने कहा कि पूरी घटना पुलिस की गलती की वजह से हुई। हमें नहीं पता था कि वहां पर पहले से कोई कार्यक्रम चल रहा है और जब पुलिस हमें वहां लेकर गई थी तो पत्रकारों को लगा कि हम उनका विरोध करने आए हैं और इस गलतफहमी में पूरी घटना हुई। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का इस्तीफा मांगा है। जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से चौथे स्तंभ पर हमला किया गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है। अब तो लोकतंत्र के स्तंभों को भी वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। उधम सिंह नगर से खबर है, यहां के बाजपुर के सुल्तानपुर कस्बे में एक शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने लीगल डॉक्यूमेंट ना दिखा पाने पर मदीना मस्जिद का काम रुकवा दिया। इस कस्बे में नूरी मस्जिद भी मौजूद है। जांच में नूरी मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। कमेटी की ओर से प्रशासन को जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए वो पंजीकृत दान नामा और अप्रमाणित खतौनी थी। प्रशासन ने मस्जिद में चल रहे धार्मिक शिक्षण कार्य को बंद करा दिया। साथ ही मस्जिद में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करने की कड़ी चेतावनी दी है। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर नैनीताल हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर यानी कि अगले सोमवार को सुनवाई करने के लिए कहा है। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। हेट स्पीच भी दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश थे हेट स्पीच को लेकर। हालांकि कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार से सवाल किया है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी। अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मस्जिद गिराने की धमकी और हेट स्पीच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि इस मस्जिद के वैध दस्तावेज हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा सितंबर से लगातार मस्जिद गिरने की धमकी दी जा रही है। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ऑर्डर ऑलरेडी किया हुआ है। आज हियरिंग में हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बताया कि 1 तारीख को महापंचायत की गई थी और उसमें हेट स्पीच भी काफ़ी की गई और जिसके लिए वी आर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन। तो ऑनरेबल कोर्ट ने केस को सुनवाई के लिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे दोबारा फिक्स किया है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, यहां पर जिला प्रशासन और खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कटारमल इलाके में करीब 1 करोड़ से ज्यादा के अवैध खनन को पकड़ा गया है। एसडीएम और खनन विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कटारमल इलाके में अवैध तरीके से खनन हो रहा है और अधिकारियों की मिलीभगत से पत्थरों की तस्करी हो रही है, जिसके बाद अल्मोड़ा के एसडीएम ने गुरुवार को छापेमारी की और पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। भारी मात्रा में अवैध खनन सामग्री बरामद हुई है और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। प्रशासन ने 2 जेसीबी समेत अन्य सामान को भी जब्त कर लिया है। महीने हैं 2 महीने हैं वहाँ पे, तो उनके द्वारा वहाँ पे जेसीबी लगा के अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। तो मौके पे मैंने खान अधिकारी और खनन विभाग के कर्मचारियों को बुलाया, तो उसमें अभी उनके द्वारा चालानी कार्रवाई करी जा रही है। जेसीबी भी जब्त करी गई है। 2 खान थी जहाँ पे अवैध कार्य हो रहा था और दोनों खानों में अवैध रूप से जेसीबी लग के पत्थर का खनन किया जा रहा था। कैंचीधाम आज विश्व के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। पिछले कुछ सालों में कैंचीधाम का क्रेज बढ़ा तो
सरकार ने भी इसको विकसित करने का प्लान तैयार कर लिया है। 2021 के बाद कैंचीधाम के लिए डीपीआर तो बढ़ती जा रही है, लेकिन धरातल पर काम न होने पर सवाल उठ रहे हैं। दो 2020 के बाद कैंचीधाम में भीड़ जरूर बढ़ी, लेकिन सुविधाओं का विस्तार आज भी नहीं हो सका है। पिछले 3 सालों में 28 करोड़ की डीपीआर 40 करोड़ के पार पहुंच गई है, तो वहीं प्रशासन ने 25 करोड़ की एक दूसरी डीपीआर सरकार को भेज दी है, जिससे ओम ब्रिज, मेडिटेशन सेंटर के साथ टॉयलेट, बाथरूम, पुलिस चौकी और अस्पताल के साथ हेलीपैड बनाने की योजना है। हालांकि सरकार ने धाम में काम कराने को लेकर 28 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, लेकिन काम शुरू होने का इंतजार है। कैंचीधाम का जो गवर्नमेंट की तरफ से 28 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है, उस स्वीकृति के अंतर्गत एक ब्रिज है, ओम ब्रिज है, जो स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज है, और एक हमारा पार्किंग है, वहां पे पार्किंग की समस्या है, तो G+2 पार्किंग इसमें बनाएंगे। बाकी उसका एक रिवाइज एस्टीमेट 40 करोड़ का हम लोग ने भेज दिया है शासन में। गौरतलब है कि कैंचीधाम में भीड़ बढ़ने के बाद कई कामों की योजना बनी, लेकिन धरातल पर काम आज भी नहीं हो सका है। आए दिन जाम से श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़ रहा है, तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जाने वालों के लिए भी मुसीबत बन रही है। और सालों से सिर्फ डीपीआर की फाइल घूमने को लेकर स्थानीय लोग प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। कैंचीधाम में डीपीआर तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन धरातल में अभी तक काम नहीं हुआ है। ये सरकार की विफलता है, जो उधर ध्यान नहीं दे रही है, और जो यात्री हैं, यहाँ की जनता है, उनको 5-5, 6-6 घंटे लेट वहाँ से जाम में फंस रहे हैं। ना वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिससे लोग, आम जनता भी परेशान है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं। बहरहाल जब तक कैंचीधाम में काम नहीं होंगे, तब तक मुसीबत ऐसी ही बनी रहेगी। जरूरी होगा कि प्रशासन जल्द काम शुरू करे और धाम आने वाले हजारों लोगों की आए दिन होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। किसी भी सड़क हादसे के दौरान पुलिस और घायलों की मदद के लिए आगे आने वाले व्यक्तियों को पुलिस 5 से 25 हजार रुपए तक का इनाम देती है। ऐसे ही मददगार लोगों के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक विभाग इनाम देता है और बीते 2 सालों में ट्रैफिक निदेशालय 189 लोगों के अलग अलग 15 लाख रुपए बांट चुका है, लेकिन अब इसके लिए ट्रैफिक निदेशालय ने सालाना 20 लाख रुपए का बजट मांगा है। विक्टिम्स हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के, उनको रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एज के काम करते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए गुड्स मैटर स्कीम में फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का है, उनको रिवॉर्ड करने का है। इसके अलावा भी हमारे पास जो ट्रैफिक पुलिस में जो हमारे पास मद है, उसमें अवेयरनेस स्कीम में भी हमारे पास पैसा है। अल्मोड़ा में आबकारी विभाग ने 2 शराब व्यवसायियों सहित एक बैंक प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज किया है। जिले में शराब की दुकानों के लिए बैंक गारंटी के व्यवसायियों ने लगाई थी, जिसकी वसूली के लिए आबकारी विभाग ने नोटिस भेजा, तो बैंक में बनाई एफडी फर्जी निकली, जिसके बाद विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है। बहुत पुराना मामला है, 21-22 का मामला है ये, और 2 दुकानों में प्रकरण सामने आया है कि लोगों ने गलत तरीके से एफडीआर जो बनाई थी, हालांकि उसमें बैंक की सील लगी हुई है, ओरिजिनल सील है, बैंक से सत्यापन कराया गया, बैंक ने रजिस्टर्ड सत्यापन में माना कि बैंक का है, लेकिन जब जांच कराई गई तो फर्जी आया है और उस पर मुकदमा की कार्रवाई की गई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव पर भटवाड़ी में सरकार ने बड़ी सौगात दी है। भटवाड़ी में पीएचसी को 50 बेड के साथ अपडेट किए जाने को स्वीकृति मिली है। सौगात मिलने से इलाके की जनता और गंगोत्री विधानसभा से विधायक ने खुशी जताते हुए सीएम पुष्कर धामी का आभार जताया। आपको बता दें कि लगभग 40 गांव के लोगों को इससे फायदा मिलने जा रहा है और साथ ही यात्रा सीजन में यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेंगी। भटवाड़ी में और गंगोत्री मार्ग की लाइफलाइन माना जाता है भटवाड़ी, और उससे ऊपर कहीं इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपने एसएसए माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत यहाँ की जनता की ओर से और अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अपने स्वास्थ्य मंत्री का भी, जिन्होंने यहाँ पर 50 बेड का लगभग 22-23 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल जो है भटवाड़ी के लिए स्वीकृत किया। और
उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार का फायदा पहाड़ के लोगों को मिलने लगा है। आलम यह है कि ग्रामीणों के उत्पादों को अब सीधे बाजार मिल रहा है। इतना ही नहीं, आईटीबीपी मीट, मछली के साथ अब अन्य जरूरी चीजों की भी डिमांड कर रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार की आस जगी है। देखिए, पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में खेती और बागवानी तो होती ही है, साथ ही डेयरी उत्पाद भी यहाँ जमकर होते हैं। यही नहीं, बकरी और मछली पालन भी यहाँ के ग्रामीण करते आए हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों के इन उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाता था। बीते दिनों धामी सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार के बाद ये कमी बहुत हद तक दूर हो गई है। आलम यह है कि अब पहाड़ के किसान और पशुपालक सीधे आईटीबीपी को अपने उत्पाद बेच रहे हैं। आईटीबीपी मीट और मछली के साथ ही अब अन्य उत्पादों की डिमांड कर रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में आईटीबीपी का एमओयू हुआ था, उसमें एमओएच और ये ट्रॉट फिश शामिल थी, तो उसकी सप्लाई हमें मिल रही है और बहुत अच्छी सप्लाई मिल रही है। हम संतुष्ट हैं और उसमें हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम ये चाहते हैं कि आगे इसमें और चीज़ें भी इंक्लूड की जाएं। मीट और मछली के बाद सब्जी, फल, दालें और डेयरी उत्पाद भी अब आईटीबीपी को बेचने का प्लान बन रहा है। इस करार से खासकर बॉर्डर के गांवों को खासी राहत मिली है। आलम यह है कि ग्रामीणों को घर पर ही मार्केट मिल रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। मीट और मछली के बाद अब प्रशासन भी अन्य उत्पादों को प्रमोट करने की योजना बना रहा है और आगे भी डिमांड आ रही है। अन्य जो उत्पाद हैं जैसे कि सीजनल सब्जियां हो गई, फल हो गए और साथ साथ अंडे हो गए, पनीर हो गया, इन चीज़ों के लिए भी डिमांड आ रही है। तो मेरा आग्रह भी है हमारे जितने भी हमारे किसान भाई हैं कि सब लोग इस जो हमारे एमओयू हुआ आईटीबीपी के साथ में उसका फ़ायदा उठाएं। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार से पशुपालकों को मार्केट तो मिल ही रहा है, साथ ही गाँवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। साथ ही पलायन पर भी रोक और लगाम लग सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। बागेश्वर पुलिस की एसओजी टीम ने कपकोट में 5 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत 10 लाख से ज्यादा। हल्द्वानी में बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की, सभी से निकाय चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। चंपावत के डीएम ने योजनाओं की समीक्षा मीटिंग ली, जिला, राज्य और केंद्र की योजनाओं की प्रगति की जानकारी। पिथौरागढ़ में फ्रॉड के मामलों में पुलिस को एक साल में 1200 से ज्यादा शिकायतें मिली, पुलिस ने 71 लाख रुपए वापस दिलाए। अल्मोड़ा में उत्तराखंड कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की द्विवार्षिक बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सरकार को दिया। पिथौरागढ़ पुलिस सिटी में ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए ड्रोन का सहारा ले रही है, जिससे कई ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर एक्शन। नैनीताल के ओखलकांडा में 25 लोग हल्द्वानी में एक जमीन जालसाज के चक्कर में फंस गए। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराकर लाखों हड़प लिए गए। मुरादाबाद रेल मंडल में करीब 10 सालों के बाद हो रहे ट्रेड यूनियन के चुनाव को लेकर हरिद्वार में भी ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों में उत्साह। गंगानहर कोतवाली पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी की 4 बाइक बरामद। अल्मोड़ा में भू कानून को लेकर कल कलेक्ट्रेट में लोगों से लिए गए सुझाव। डीएम ने कहा सभी लोगों के सुझाव सरकार को भेजे जाएंगे।